अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस के हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्ट्रेस के आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म क्या है स्ट्रेस की। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्ट्रेसर क्या है जिसके ज़रिए हमें जो है वो स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेसर की नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस के मेन जो कॉजेज़ है वो कौन कौन सी है, और उस स्ट्रेस का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। उसके बाद हम अपनी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी जो है वो किस तरह रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, और उसके डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम वेरियस कोपिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ जो है वो हम माइंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज एनी चेंज इन द environment that require your body to react and adjust in response. The body react to these changes with physical, mental and emotional responses. 80% of all modern disease have their origin in stress. ठीक है, स्ट्रेस क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज जो आपकी बॉडी को वो मजबूर कर देता है कि आप रिएक्ट करो और एडजस्ट हो जाओ उस रिस्पॉन्स के साथ। और बॉडी ने रिएक्ट कैसे करना है? बॉडी ने उन चेंजेस के साथ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो है ये रिएक्ट करना है। ठीक है, आजकल जितने भी 80% जितने भी मॉडर्न डिजीजेज है ना, उन सबका ओरिजिन जो है वो स्ट्रेस से है। ठीक है, स्ट्रेस की समझ आ गई? स्ट्रेस क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज जो कि हमारी बॉडी को कंपेल करता है कि आप उस चेंज को रिएक्ट करो और रिस्पॉन्स कर उसके रिस्पॉन्स में जो एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, अब बॉडी ने उसके साथ रिएक्ट करना है और बॉडी ने रिएक्ट करके उसके साथ एडजस्ट होना है। अब किस तरह बॉडी ने रिएक्ट करना है? बॉडी ने फिजिकली जो है उसके साथ एडजस्ट होना है, बॉडी ने मेंटली उसके साथ एडजस्ट होना है, बॉडी ने इमोशनली जो है उनके साथ एडजस्ट होना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। बॉडी के ऊपर जितनी भी डिमांड्स आती है ना, जितनी भी डिमांड्स बॉडी के ऊपर आती हैं, उसको हमारी बॉडी जब नॉन स्पेसिफिक कोई भी रिस्पॉन्स देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब एक और बुक में शीला में लिखा हुआ है स्ट्रेस जो है वो क्या है? लाइफ जो आपकी बॉडी के ऊपर वियर और टीयर कॉज करती है, ये क्या है? ये स्ट्रेस है। ठीक है, अब a stimulus, a life event, or a set of circumstances that arouse physiological and psychological reaction that may increase the individual vulnerability to illness. ठीक है, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी लाइफ इवेंट, ठीक है, या कोई भी सर्कमस्टांस, ऐसा कोई लाइफ इवेंट जो कि आपका साइकोलॉजिकल और आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को अरोज करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, और इसके वजह से आप जो है वो वल्नरेबल होते हो किसी भी डिजीज की तरफ, आप वल्नरेबल हो जाते हो डिजीज की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्ट्रेस है। अब फॉर एग्जांपल स्ट्रेस अगर मेरे लिए एक सिचुएशन स्ट्रेस है तो आपके लिए भी स्ट्रेस होगा? नहीं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है वो मेरे लिए भी स्ट्रेसफुल होगा, या मेरे लिए जो स्ट्रेसफुल है वो आपके लिए भी स्ट्रेसफुल होगा। हर इंसान का अपना जो है वो एक स्ट्रेसर होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इधर एक एग्जांपल दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि काफ़ी लोग जो है वो किस चीज़ से डरते हैं? क्लास के सामने आके या लोगों के सामने आके बात करने की। ठीक है, लेकिन अगर टीचर्स को देखा जाए, अगर एक्टर्स को देखा जाए, तो उनका ये डेली एक्सपीरियंस है, डेली का काम है। ठीक है, वो लोग रोज़ करते हैं इस तरह। या इसके अलावा भी कुछ और स्ट्रेसर्स भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैरिज है, चिल्ड्रन है, ठीक है, एरोप्लेन है, स्नैक्स है, न्यू जॉब है, न्यू स्कूल है, ठीक है, लिविंग होम, ये सारी चीज़ें जो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए स्ट्रेसफुल है। ठीक है, स्ट्रेस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को थर्ड ईयर में आई थिंक पढ़ाया भी है साइकोलॉजी में। ऑल दो चीज़ें वही है, कुछ चीज़ें जो वो डिफरेंट होगी, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो एडिशनल थी, तो वो स्पेशली साइकोलॉजी के हिसाब से थे, और इसमें जो कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी वो स्पेशली क्रिटिकल केयर के हिसाब से होगी। बाकी जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब
कॉजेस क्या है स्ट्रेस के? स्ट्रेस इज कन्वेंशनली डिवाइड इन टू टाइप्स। स्ट्रेस जो है वो दो तरह का स्ट्रेस है। एक है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और दूसरा है साइको सोशल स्ट्रेस। अब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है? फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ये है कि फॉर एग्जांपल गर्मी है, सर्दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, नॉइस है, ठीक है, किसी को भूख लगती है, ठीक है, कोई डिजीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी फिजियोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें आपके फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करती है, सारी चीज़ें आपके फिजियोलॉजी में अल्ट्रेशन लाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। एक होता है साइको सोशल स्ट्रेस। साइको और सोशल दोनों, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम है किसी का, तो लो सेल्फ स्टीम क्या है? स्ट्रेस है, ठीक है। डेथ ऑफ स्पाउस, डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, मैरिज, मैरिटल सेपरेशन, डाइवोर्स, इकोनॉमिक वाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें वही है जो आप जो सोशली और साइकोलॉजिकली आपके ऊपर अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? इस कैटेगरी को हम कहते हैं साइको सोशल स्ट्रेस। अब स्ट्रेसर क्या है? हम बार बार कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर वो इवेंट, वो चीज़, ठीक है, जो स्ट्रेस इनिशिएट करता है, ठीक है, वो क्या है? वो स्ट्रेसर है। इवेंट दैट प्रोड्यूस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स ऑन अ पर्सन, जो आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिमांड्स जो है वो अराउज करती है, वो इनिशिएट करते हैं, वो लागू करते हैं, वो क्या है? वो स्ट्रेसर है, ठीक है। स्ट्रेसर जो है वो कोई भी कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक्टिविटी, वो रिलेशनशिप या वो सिचुएशन या वो इवेंट जो आपके फिजिकल, आपको फिजिकली, आपको इमोशनली, आपको साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रेसर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई है कि क्लिनिकल स्ट्रेसर्स कौन कौन से है, ठीक है। आप क्लिनिकल एरिया में काम करते हो, ठीक है, हमारा रोज़मर्रा का काम है, हम जाके क्लिनिकल एरिया पे काम करते हैं। तो क्लिनिकल एरिया पे जब हम जाते हैं तो हमारे हमारा डील किसके साथ होता है? हमारा डील पेशेंट्स के साथ होता है, ठीक है। अब पेशेंट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो स्ट्रेसर है या स्ट्रेसफुल है? अनसर्टिनिटी, पेशेंट श्योर ही नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ हो क्या रहा है, उसे पता नहीं है, ठीक है, अनसर्टन है वो अपनी अपने डिजीज कोर्स के बारे में, ठीक है, अपने डॉक्टर के बारे में, अपने लैब्स के बारे में। तो वो क्या है? वो एक अनसर्टिनिटी जो है उसके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फियर, डर। डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसके पास जो है वो घर में जो है उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे फैमिली है उसकी, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है, इधर उधर एक पेशेंट देखता है, इधर उधर बाकी पेशेंट्स पड़े हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स को एनजी लगी है, उन पेशेंट्स को डिफरेंट ट्यूब्स लगी है, ठीक है। तो उसका एक डर जो है वो जहन में आएगा, उस वो डर जो है इसके लिए स्ट्रेसफुल है। इसके अलावा पेन, कोई भी प्रोसीजर आप करते हो तो आप उसे पेन देते हो, आप अगर सिंपल वाइटल साइंस भी चेक करते हो तब भी आप उसे पेन देते हो, ठीक है। तो ये भी उसके लिए स्ट्रेसफुल है, ओके। इसके अलावा कॉस्ट, कॉस्ट इज अ मेजर स्ट्रेसर, ठीक है। तो उन जब भी पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसका सबसे मेन प्रॉब्लम जो होता है कॉस्ट का होता है, ठीक है। क्योंकि उसे ये पता नहीं होता कि किस चीज़ के मैंने कितने पैसे लगाने हैं, इधर कितने लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि बीमारी जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि अचानक आती है। प्लानिंग तो नहीं है ना, हम इसका प्लान तो नहीं करते। हम जब भी, आप लोग अगर देख ले, ठीक है, हम अपनी जो मंथली प्लानिंग करते हैं, जो भी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, ठीक है, वो सैलरी है उसकी, फिक्स सैलरी है उसकी, ठीक है। अब उसने महीने के स्टार्ट में उसने सारी चीज़ें जो है वो डिवाइड करनी है कि ये चीज़ें मैंने, इतने पैसे मैंने इस पे लगाने, इतने मैंने इस पे लगाने, इतने मैंने इस पे लगाने, और अचानक जो है वो बीमार हो जाता है। तो उसके लिए क्या है? मेन जो प्रॉब्लम है वो कॉस्ट का आता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ नॉलेज। उसे अपने डिजीज कोर्स के बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा। तो लैक ऑफ नॉलेज जो है ये मेजर स्ट्रेसर है, ठीक है। इसके अलावा रिस्क फॉर हार्म है, ठीक है, और अननोन रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये उसके लिए स्ट्रेसफुल है। अब आप भी जो है वो काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए कौन कौन से स्ट्रेसर्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेशेंट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, और पेशेंट के नेगेटिव आउटकम्स आ रही हैं, ठीक है, पेशेंट के आउटकम नेगेटिव आ रही हैं। तो ये क्या है? ये आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, रिस्क ऑफ मेकिंग एन एरर। आप इस अगर आपको डर लग रहा है कि मतलब मुझसे कोई एरर ना हो जाए, तो ये क्या है? ये आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अनफेमिलियर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल आप एक वार्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से सुपरवाइजर की कॉल आती है और आपको कहता है, अच्छा हाँ जी भाई,
कितने पेशेंट्स हैं वार्ड में, आप बता देते हो इतने पेशेंट है, 2 है, 1 है, जो भी है, ठीक है। आप एक काम करो, आप नेक्स्ट वार्ड में मूव कर लो। अब आप जब जब आपको नेक्स्ट वार्ड में या किसी और वार्ड में जो है वो मूव करवाता है, ठीक है, वो किसी और वार्ड में भेजता है, तो वो वार्ड जो है वो आपके लिए बिल्कुल एक अनफेमिलियर सिचुएशन होती है वो आपके लिए, ठीक है। वो वार्ड आपके लिए जो है वो अनफेमिलियर होता है, ठीक है। तो अनफेमिलियर सिचुएशन जो है ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए स्ट्रेसफुल है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव वर्कलोड। आप वार्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास जो है वो 7 पेशेंट है, 10 पेशेंट है, 12 पेशेंट है, तो एक बंदा 10-12 पेशेंट्स को कैसे देखेगा? तो ये आपके लिए क्या है, ये भी आपके लिए स्ट्रेसफुल है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो आजकल कोरोना है, ठीक है। स्टार्ट में जब कोरोना स्टार्ट हुआ इधर पाकिस्तान में, तो सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा था, सारे डॉक्टर, सारे नर्सेज, सारे लोग जो है वो बाहर रोडों पे घूम रहे थे, एहतजाज वगैरह कर रहे थे, ठीक है। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपको कोई बंदा जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दे रहा आपको, जो है वो आपको अपनी सेफ्टी नहीं है आपकी, ठीक है, आपके पास चीज़ें नहीं है, तो आप केयर कैसे करोगे लोगों की, ठीक है। अगर आपके पास अपनी चीज़ें नहीं है तो आप किसी और की को किस तरह केयर दे सकते हो? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है? ओके स्टूडेंट्स, लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, बाहर नहीं गया, लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट गई थी, तो इस वजह से सिस्टम ऑफ हो गया था। लाइट की वजह से सिस्टम ऑफ हो गया था, ठीक है। मैं बाहर नहीं जाता लेक्चर के दौरान, ठीक है। चलो, अच्छा द नेक्स्ट वन। अब नेचर ऑफ स्ट्रेसर है, ठीक है। नेचर ऑफ स्ट्रेसर कितनी है, थ्रेट है, फ्रस्ट्रेशन है, प्रेशर है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने
पढ़े हैं, ठीक है। अब है कौन कौन से, ठीक है। ओके, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का आपके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहले फिजिकली आपके ऊपर, या फिजियोलॉजिकल हम कह सकते हैं इसे, फिजिकल नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल हम इसे कह सकते हैं। फिजियोलॉजिकल आपके ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन आ सकती है। तो सबसे पहले जो है वो आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन जो है वो आपकी पीपल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी पीपल्स है वो डायलेट कर जाएंगे, ठीक है। ड्राई माउथ होगा, पाइलो इरेक्शन होगा, ठीक है, पाइलो इरेक्शन। नेक्स्ट वन इज स्वेटिंग और स्वेटी पाम्स होंगे, ठीक है। हेडिक होगी, इसके अलावा आपका नेक जो है वो स्टिफ हो जाएगा, शोल्डर जो है वो टाइट हो जाएंगे, ठीक है। रैपिड ब्रीदिंग होगी, ठीक है। अब स्टमक अपसेट हो जाएगा, नौसिया और डायरिया हो सकता है, ठीक है। अब इमोशनल मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस के कौन कौन से आ सकते हैं, इरिटेबल हो जाएगा इंसान, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसमें इंटॉलरेंस आ जाएगा, ठीक है। बात बात पे गुस्सा करेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। माइनर सी माइनर चीज़ों पे जो है वो फ्रस्ट्रेट होगा, गुस्सा करेगा, ठीक है। और एनजीएस, और साथ में जो है वो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पे जो है वो सैड होता रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन जो है वो स्ट्रेस में कौन कौन से है, ठीक है। सोशली जो है वो बंदा बिल्कुल विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। सोशली जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। उसके अलावा उसका स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ईटिंग हैबिट जो है उसकी पुअर हो जाएंगे, स्मोकिंग स्टार्ट कर लेगा, ड्रग अब्यूज करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है उसकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेगा तो बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर जो है वो ओवर रिएक्ट करेगा, ठीक है। डिफेंसिव हो जाएगा, बर्नआउट होगा, ठीक है। ग्रिंडिंग टीथ, और इसके अलावा जो है वो हॉस्टाइल हो जाएगा, गालियाँ गलौज करेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं। इफेक्टिवनेस, वो जो भी काम करेगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिवनेस जो है उसका डिक्रीज हो जाएगी। जजमेंट जो है उसका पुअर हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो पुअर हो जाएगी। इसके अलावा जो उसका अटेंशन स्पेन है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी चीज़ के ऊपर। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस कर जाएगा, एब्सेंटिज्म ज़्यादा करेगा, ठीक है। और उसको आप कोई भी टास्क दो, वो टास्क वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर ये स्ट्रेस रहा, अगर ये स्ट्रेस जो है ये एलिमिनेट नहीं हुआ, एलिवेट नहीं हुआ, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इसके बहुत बुरी इफेक्ट आएंगे, ठीक है। बंदा जो है वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। होपलेस हेल्पलेस फील करेगा, ठीक है। या तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, और या बिल्कुल इम्पल्सिव हो जाएगा, ठीक है। पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगी। उसके अलावा मेंटल इलनेस जो है उसमें मेंटल इलनेस आ सकते हैं, और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ जो है वो सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, ठीक है। गुलाम फातिमा का क्वेश्चन है, सर हर कोई स्ट्रेस के बारे में लिखता है, मेडिकल भी मानती है ऐसे, लेकिन लोग इस पे बात करना क्यों पसंद नहीं करते। हॉस्पिटल में भी मुझे नहीं लगता, और न मैंने देखा है कि कैसे कि स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज किया हो, या इस चीज़ का ख्याल रखा हो। रखते हैं कुछ वार्ड्स में, स्पेशली अगर आपने बर्न यूनिट में काम किया है तो उस वार्ड में बहुत अच्छी तरह पेशेंट का ख्याल रखा जाता है। उल बिल्कुल हर चीज़ में उसका ख्याल रखा जाता है। मैं कहते लेक्चर है, ठीक है। अगर आपने बर्न यूनिट में काम किया है ना, तो बर्न यूनिट के अंदर जो है इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हॉस्पिटल में काफ़ी सारे जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी है, कुछ साइकोथेरापिस्ट है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट जो है उसको वो किसी बिल्कुल या स्ट्रेस में, या बिल्कुल जो है उसकी कोई वो मेंटल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो लोग आते हैं, ठीक है। वो लोग आते हैं, और वो लोग जो है वो आके उस चीज़ पे काम करते हैं, ठीक है। पेशेंट को जो है वो काउंसिल करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर सेशंस होते हैं, ठीक है। बर्न में मैं खुद बर्न में था, ठीक है। यहाँ कॉलेज में आने से पहले मैंने बर्न में 2-3 महीने काम किया, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। मैं खुद बर्न का स्टाफ था, परमानेंट स्टाफ था मैं उधर का, तो मैंने उधर काम किया है। उधर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। एक तो ये कि उनका यूनिट स्पेशल है, दूसरा ये है कि उनका वो काफ़ी पूरी हॉस्पिटल से वो बिल्कुल डिफरेंट है वो यूनिट,
ठीक है, वो सिर्फ यूनिट डिफरेंट नहीं है, वहाँ पे पेशेंट डिफरेंट आती है, ठीक है, वहाँ की प्रोटोकॉल्स अलग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो, ठीक है। आप मुझे कॉलेज के बारे में बताएं, कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज के बारे में क्या बताऊं? आपने हॉस्पिटल का कहा, मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया। कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहती हो? कॉलेज में क्या स्ट्रेसफुल है आपके लिए? अगर टेस्ट पेपर्स और ये चीज़ें आपके लिए स्ट्रेसफुल है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हर वार्ड में रखा जाता है, मैं मानता हूँ, कुछ वार्ड्स में नहीं रखा जाता, चलो ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है। हर वार्ड में नहीं रखा जाता, जो कि रखना चाहिए। हर जगह ख्याल नहीं रखा जाता, हर कोई जो है वो सेम नहीं होता, हर कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता, ठीक है। आप तो हम मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि कुछ लोग जो है वो एग्ज़ाम के दिनों में स्पेशली, ठीक है, एग्ज़ाम के दिनों में क्या, एग्ज़ाम के दिनों में ये है कि आपके लिए, आप ये कह रही है कि मतलब टेस्ट वगैरह जो है ये आपके लिए स्ट्रेसफुल है, तो वो आपकी तैयारी है। स्ट्रेस ये भी नहीं है कि ज़िंदगी में बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस दो तरह का है, एक यू स्ट्रेस है, एक डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस ये है कि वो आपको बर्बाद करेगा, वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, डी, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने की तरफ, ठीक है। और एक है यू स्ट्रेस, आपके लिए इजीनेस है, ठीक है, वो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाता है। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो फिर तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फेल होने का डर ना हो तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ ना, बिल्कुल पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई बात नहीं करता या इसको कोई फॉलो नहीं करता। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कि इस चीज़ को फॉलो भी करता है, ठीक है, और इसके ऊपर काम भी करता है। हाँ, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे या उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। चले, फिजिकल कंडीशन रिलेटेड टू स्ट्रेस। फिजिकल कौन कौन सी कंडीशन जो है वो स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है? तो हार्ट डिजीजेज हो सकती है, जीआई प्रॉब्लम्स आते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है, क्रॉनिक पेन होता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेस के दो फॉर्म्स आ गए, ठीक है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, ठीक है। अब यू स्ट्रेस क्या है? यू स्ट्रेस जो है वो गुड स्ट्रेस है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी एफिशिएंसी को जो है वो इम्प्रूव करता है, वो बढ़ाता है, ठीक है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। गेटिंग नर्वस इन एंटिसिपेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट कंटेस्ट विच मोटिवेट यू टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप जो है वो नर्वस हो, उस नर्वसनेस की वजह से जो है वो आप एक, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस पार्टिसिपेशन के लिए आप नर्वस हो, तो उसके लिए आप तैयारी भी अच्छी करती हो, ठीक है, वो चीज़ आपको मोटिवेट करता है, वो नर्वसनेस जो है वो आपको मोटिवेट करता है यहाँ पे। वो जो एक डिफिकल्टीज है ना, वो यहाँ पे आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ठीक है। तो अगर लाइफ से स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हम ज़ीरो हो जाएंगे। तो एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस जो है वो लाइफ में होना चाहिए, वो मस्ट है हमारी, हमें सर्वाइव के लिए, सर्वाइवल के लिए वो चीज़ मस्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है? टू मच स्ट्रेस में काज इन अनप्रोडक्टिव एंजाइटी लेवल। अगर टू मच स्ट्रेस आपको दिया जाता है, अननेसेसरी स्ट्रेस आपको दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपकी एंजाइटी लेवल को जो है वो बढ़ाएगा, वो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ाएगा, वो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आएंगे उसकी वजह से। फॉरगेटिंग एन असाइनमेंट बिकॉज ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म, ठीक है, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से आप असाइनमेंट करना जो है वो भूल जाते हो, ठीक है, आप टेस्ट की तैयारी करना जो है वो भूल जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिस्ट्रेस है, ठीक है। अब ये कि अगर लाइफ में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो तो नो स्ट्रेस नो प्रोग्रेस, ठीक है, और हम जो है हमारी लाइफ जो है वो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो लाइफ में मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस का होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, ओके। अब जनरलाइज अडाप्टेशन सिंड्रोम, GAS, गेस, हांस सेले ने क्या किया था, ये एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने स्ट्रेस के अंदर जो फिजियोलॉजिक चेंजेस आती है ना, इसने उसके ऊपर स्टडी की थी, और इसको इसने नाम दिया जनरल या जनरलाइज अडाप्टेशन सिंड्रोम। क्या यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस में प्रोग्रेस करके जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। और औलिका का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट आ रहा है, ठीक है, एडमिशन के लिए या मेरी एग्जाम के लिए, जिस चीज़ के लिए भी है, एक टेस्ट आ रहा है, ठीक है, मैं उस टेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ। मैं उस टेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ। अब एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस तक ठीक है, उस हद तक मॉडरेट लेवल तक ठीक है, मुझे पास होना है, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ। कभी कभार लोग क्या करते हैं, कभी कभार लोग ये करते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें सर्च करना शुरू कर देते हैं, इस टेस्ट में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, इस टेस्ट में कितने लोग सेलेक्ट होने हैं, ठीक है। अब उसके लिए वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, तो अगर आप एक कंपटीशन के हद तक कर रहे हो, ठीक है, आप एक जो है वो अपने पास होने के हद तक कर रहे हो, वो तो ठीक है। लेकिन कभी कभार आप इतना ओवर हो जाते हो उस चीज़ में, जो है वो आप उस चीज़ को इतना हैवी ले लेते हो ना, कि आप जो है वो सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ उसके पीछे लग जाते हो, ठीक है। तो यू स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस में प्रोग्रेस करके जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। ओके। अब हैंसले ने क्या किया था, हांसले ने जो है इसने लेबोरेटरी एनिमल्स के ऊपर जो है वो, लेबोरेटरी एनिमल्स को सबसे पहले इसने स्ट्रेस दिया, और फिर ये चेक कर रहा था कि उनकी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने पेन दिया उन्हें, हीट दिया उन्हें, टॉक्सिन्स दिए, ठीक है, उन्हें रिस्ट्रेन किया, ठीक है, और ये साथ साथ ये देख रहा था कि किस स्टेज पे कौन कौन से चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम के चेंजेस चेक कर रहा था, साथ साथ जो है ना इसने बाद में देखा कि उनके माइंड और इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी आ रहे थे, स्ट्रेसर के रियल स्ट्रेस या जो परसीव स्ट्रेस था उसके खिलाफ, ठीक है। तो इसने देखा कि ये जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ना, इन रिस्पॉन्सेज को इसने 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेज को इसने क्या कहा, अलार्मिंग स्टेज, ठीक है, या अलार्मिंग रिएक्शन। अब अलार्मिंग स्टेट या अलार्मिंग रिएक्शन जो है ये क्या है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स विच अलर्ट द बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेसर, ठीक है। अलार्म क्या है, हम रेडी हो जाते हैं, ठीक है। जब भी बाहर से कोई स्ट्रेसर आता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है वो फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोन वगैरह जो वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो अलार्मिंग स्टेज है ये 1 मिनट से लेके 24 आवर तक जो है ये, 24 आवर्स तक ये स्टेज जो है ये रह सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्ट्रेसर पे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से जो है ये इधर यहाँ पे जो है वो एक रेंज दिया गया है कि 1 मिनट से लेके 24 घंटों तक जो है ये स्टेज जो है ये रह सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, स्टेज 2, द स्टेज ऑफ एडाप्टेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ स्ट्रेसर इज कंटिन्यू बॉडी अटेम्प्ट टू कोप विद स्ट्रेसर एंड टू लिमिट द स्ट्रेसर टू द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ बॉडी, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज हैपन। अब इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, इस स्टेज पे क्या होता है कि स्ट्रेसर जो है वो स्ट्रेसर जो था वो कॉन्टिन्यूसली बॉडी को जो है वो, स्ट्रेसर जो था वो कॉन्टिन्यू था, इस वजह से जो है वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली जो है वो अटेम्प्ट कर रही थी कि इस स्ट्रेसर के साथ जो है वो हम कोप कर जाए, ठीक है, या इस स्ट्रेसर को जो है वो हम लिमिट कर ले किसी स्मॉलेस्ट एरिया पे। जब ये स्ट्रेसर किसी स्मॉलेस्ट एरिया की, और स्मॉलेस्ट एरिया तक जो है वो लिमिट हो जाता है, या इस चीज़ के साथ जो है वो हम कोप कर जाते हैं, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम एडाप्टेशन या रेजिस्टेंस स्टेज कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, वो एग्जॉशन स्टेज है, ठीक है। अब एग्जॉशन में क्या होता है कि ये थर्ड स्टेज है, इसका अगर स्ट्रेसर जो है या स्ट्रेस जो है वो परसिस्ट रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप करती है। अब अगर आप जो है वो रेजिस्टेंट, अगर आपकी बॉडी आपने जो है उसे रेजिस्ट कर लिया तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रेजिस्टेंस जो है, अगर ये स्ट्रेसर जो है ये खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यूस रहता है, तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है टाइम टू टाइम, टाइम के साथ साथ। जब ये रेजिस्टेंस जो है ये कम हो जाता है तो
ओके, सॉरी वो मैडम आई थी तो मैडम से कुछ बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये स्ट्रेस जो ये परसिस्ट रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और आप जो है वो कोलेप्स कर जाओगे, ठीक है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब ये चीज़ें जो आ रही है ये न्यू है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी साइकोलॉजी में। इससे पहले जितनी भी चीज़ें थी वो साइकोलॉजी में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे आगे अब आराम आराम से कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एंड क्रिटिकल केयर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद सोच लो, क्रिटिकल केयर के अंदर जब भी कोई पेशेंट आता है ना, तो वो उस पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली दोनों के लिए स्ट्रेसफुल है। कैसे? अगर हम अपने बारे में सोचते हैं, उनकी जगह अपने आप को रख लें। फॉर एग्जाम्पल, एक तो जो क्रिटिकल केयर एरिया है ना, इसका नाम ही बड़ा खतरनाक है। आप लोग अपनी अपने हिसाब से देख लो, अगर आप लोग सोचो कि खुदा न खास्ता कोई आपको कहता है कि आपकी किसी फैमिली मेम्बर को जो है वो आईसीयू शिफ्ट कर लिया गया। अब ये जो आईसीयू का नाम है ना, ये बड़ा खतरनाक है। जैसे हम आईसीयू का नाम सुनते हैं ना, हमारे माइंड में डायरेक्ट क्लिक होता है कि पेशेंट की कंडीशन जो बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये एक रियलिटी है, हम इस तरह सोचते हैं, ठीक है, कि पेशेंट की कंडीशन जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब उसके बच्चे के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ये आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आईसीयू के नाम का एक अपना स्ट्रेस होता है, एक अपना टेंशन होता है। एक तो वो टेंशन हो गया। जो नेक्स्ट टेंशन है वो क्या है? फैमिली मेम्बर अंदर अलाउ नहीं है, दूसरा टेंशन। थर्ड क्या है? फैमिली मेम्बर के लिए अंदर जगह भी नहीं है, दूर से भी नहीं देख सकती पेशेंट को, ठीक है। स्पेसिफिक टाइमिंग है, इस टाइम पे अलाउ करेंगे पेशेंट की, वो अंदर आके देख सकते हैं और वापस जाएंगे। तीन चीज़ें हो गई। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो टेस्ट वगैरह है, ठीक है। बहुत सारे जो है वो टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, लैब्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं आईसीयू के अंदर, ठीक है, जो कि आईसीयू के प्रोटोकॉल्स ही होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन वो आईसीयू के प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स की वजह से कुछ प्रोसीजर्स कर लेते हो आप, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट, अगर नॉर्मल वार्ड में एक दिन का कॉस्ट जो है वो 10,000 तक आता है, तो आईसीयू में आपका कॉस्ट जो है वो 60 to 70,000 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या है? ये स्ट्रेसफुल है, पेशेंट के लिए भी और फैमिली के लिए भी, ठीक है। दूसरे अलावा पेशेंट के लिए क्या स्ट्रेसफुल है? पेशेंट के लिए ये स्ट्रेसफुल है कि बस उसकी फॉर एग्जांपल एक बंदा उसे केयर दे रहा है, ठीक है, वो उसका सब कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है, सब कुछ उस पेशेंट के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर उसने जो है वो कोई कैथेटर वगैरह पास करना हो, कोई जो है वो ट्यूब वगैरह पास करनी हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो उसकी प्राइवेसी जो है वो थोड़ी सी जो है वो हो जाती है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पेशेंट के लिए क्या है? ये स्ट्रेसफुल है, ठीक है। सर इसके बारे में ये र्यूमर है कि वहाँ से कोई वापस नहीं आता। यही तो, ये हमारे माइंड में ये चीज़ें हमारे माइंड में ये एक चीज़ बैठ चुकी है कि अगर कोई आईसीयू गया तो ये बहुत मुश्किल है कि ये बच जाए, ठीक है। सर हर किस्म का स्ट्रेस जुदा होता है इस जगह से, बिल्कुल हर किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, हर किस्म का स्ट्रेस होता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अब पेशेंट एडमिटेड टू द क्रिटिकल केयर यूनिट आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। जब भी पेशेंट क्रिटिकल केयर यूनिट में आता है ना, तो मल्टीपल फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं। फिजिकल स्ट्रेसर उसके लिए क्या है? सेम जो है वो एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, उसके लिए जो है वो एक ही बेड पे वो लेटा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेम जो है वो टेम्परेचर एक मेंटेन किया होता है वहाँ पे। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर वहाँ पे क्या है? एनवायरमेंटल स्ट्रेसर इधर उधर जो है वो सिर्फ बीप हो रही है, ठीक है। जब आप आईसीयू में खुद काम शुरू करते हो ना, स्टार्ट के 4-5 दिनों बाद, आप जब नींद में भी आपको जो है ना मॉनिटर की आवाज़ें आती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है, वहाँ पे सिर्फ मॉनिटर की बीप्स जो है वो आपको सुनाई देगी, ठीक है। एंड एज आर दियर फैमिली मेंबर, जिस तरह पेशेंट को स्ट्रेस होते हैं इस तरह फैमिली मेंबर्स को भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट एंड दियर फैमिली फ्रीक्वेंटली इम्पेंडिंग डेथ बेस्ड ऑन दियर ओन पास्ट एक्सपीरियंस आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर, ठीक है। अब इसमें जो मेन रोल है ना स्ट्रेस का, वो मेन रोल किसका होता है? या तो इनका पास्ट एक्सपीरियंस है, इनका कोई और पेशेंट जो है वो आईसीयू आया था और उसमें उसके आईसीयू में जो फलाना वास्ता जो उसकी डेथ हो गई थी, तो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग डर रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इन लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई है। और नेक्स्ट क्या है? एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर,
इसने अपने किसी दोस्त से सुना है, कब किसी अपने रिश्तेदार से सुना है कि फलाना जो था वो आईसीयू में गया था और वो आईसीयू है वापस नहीं आया, या जो बंदा आईसीयू में जाता है वो वापस नहीं आता, जिस तरह अभी फातिमा ने कहा, ठीक है, कि एक रूमर है। ठीक है, तो ये जो एक पास्ट एक्सपीरियंस है या दूसरे लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, जो लोग आपसे शेयर करते हैं, ये चीजें जो है इसकी वजह से भी स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं, तो बॉडी रिस्पॉन्स टू दीज स्ट्रेसर बाय एक्टिवेटिंग द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस आता है, ठीक है, कोई स्ट्रेसर आता है हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। द रिजल्ट इंक्रीज इन कैटेकोलामीन, glucocorticoid and mineralocorticoid level lead to a cascade of physiological response known as stress response. अब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस ने क्या करना है, इसने जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देना है और एड्रिनल ग्लैंड ने अपने सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज करने हैं, और जब ये हार्मोन्स जो है ये रिलीज हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। इस पिक्चर को गौर से देखो, कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेसर, ठीक है, एक स्ट्रेसर आया, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेसर, आपने जो है वो इस स्ट्रेस को जो है वो परसीव किया कि ये चीज़ जो है ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल है। ठीक है, अब आपके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, पॉसिबल बिहेवियर रिस्पॉन्सेज कौन कौन से आ रहे थे, एंजाइटी में गए हो आप, ठीक है, फियर है, ठीक है, फियर है, इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी है, डिज्नी है, हाइपर वेंटिलेशन है, गैस्ट्रिक इरिटेशन है, ट्रेमर्स है, मसल टेंशन है, ठीक है, डायफ्रोसिस है, रेस्टलेसनेस है, एजिटेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी साइन सिम्टम्स जो है वो आपके अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब आपका एक्टिवेट हो गया क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, मैसेज दिया एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल हमारा जो एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन जो वो रिलीज होगा और नॉरएपिनेफ्रिन का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आर्गन के ऊपर, जो टारगेट आर्गन था उसके ऊपर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एड्रिनल ग्लैंड ने क्या किया, एड्रिनल ग्लैंड ने जो है वो अपनी हार्मोन्स जो है वो रिलीज किए, ठीक है, अपने हार्मोन्स रिलीज किए। अब अपने हार्मोन्स इसने रिलीज किए, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल और एल्डोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। इन्होंने क्या किया, ब्लड प्रेशर को जो है वो एलिवेट किया, ठीक है, यूरिनरी आउटपुट को जो है वो डिक्रीज किया, ठीक है, और साथ में जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ने क्या किया, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ने जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज किया, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, पीपल्स जो है वो डायलेट हो गए, ठीक है, और एंजाइना और पैल्पिटेशन के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक जो रिस्पॉन्स जा रहा है, ठीक है, जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेसर जो है वो अटैक करता है, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये जनरेट होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसे ओके। अब एंजाइटी क्या है, एंजाइटी इज एन इमोशनल स्टेज of apprehension in response to a real or perceived threat that is associated with motor tension, increased sympathetic activity, and hypervigilance. एंजाइटी वो इमोशनल स्टेट है, ठीक है, जो किस चीज़ के रिस्पॉन्स में आया, जो रियल या परसीव थ्रेट के रिस्पॉन्स में आया है। ठीक है, या जो थ्रेट था या तो वो रियल थ्रेट है या परसीव थ्रेट भी हो सकता है, उसने परसीव किया कि ये मेरे लिए चीज़ खतरनाक है, दैट इज एसोसिएटेड विद मोटर टेंशन। इसकी बॉडी की मोटर टेंशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और ये बंदा जो है ये हाइपर विजिलेंट हो जाएगा, ये हाइपर विजिलेंट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू असिस्ट पेशेंट एंड फैमिली मेंबर फॉर एंजाइटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पेशेंट और फैमिली दोनों को असेस करना है। ठीक है, और 5 मेन फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर इंडिकेटर जो एंजाइटी के आते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, उनका बिहेवियर जो है वो एजिटेटेड हो जाएगा, बात बात पे गुस्सा करेंगे, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बार बार जो है वो एंजाइटी वर्बलाइज करेंगे, वो खुद आपको कहेंगे कि हम एंजाइटी में, हम टेंशन में, वो वर्बलाइज करेंगे, ठीक है, और वो रेस्टलेस रहेंगे, ठीक है, रेस्टलेसनेस में चले जाएंगे। अब इस स्ट्रेस को आपने मैनेज कैसे करना है, कोप कैसे करना है, इस एंजाइटी या इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेसर को जो है वो एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्ट्रेसर को जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसे मिनिमाइज कर लें।
उसकी एंजाइटी कम, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम करेंगे। द नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर देना है। सपोर्टिव केयर में आप उसका न्यूट्रिशन जो है वो बेटर करो, आप उसका ऑक्सीजनेशन जो है वो बेटर करो, आप उसका पेन जो है वो मैनेज करो, ठीक है, सेडेटिव्स दे दो, एंजियोलिटिक्स दे दो, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके अलावा माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज हैं, जिसको हम पेट थेरापी है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो म्यूजिक थेरेपी है, पेट थेरापी है, मसाज है, ठीक है, ये सारी जितनी भी माइंड बॉडी टेक्निक्स हैं ये अप्लाई कर लो, ताकि और स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने की कोशिश करो। द वे द नर्स इंटरेक्ट विद द पेशेंट इन फैमिली कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी दे हैव एक्सपीरियंस। जिस तरह आप पेशेंट या और फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, इसका भी एक बड़ा इफेक्ट होता है स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर। अगर आपका पॉजिटिव वे है तो उनका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन अगर आपका वे जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है, तो उनका स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, उनका स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होगा, उनके एंजाइटी लेवल जो है वो इंक्रीज होनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कोपिंग। ठीक है, अब इसके लिए आप कौन कौन से स्ट्रेटेजीज जो है वो अप्लाई कर सकते हो क्लिनिकल एरिया में। तो सबसे पहले पोस्टरिंग ट्रस्ट, अपना ट्रस्ट जो है वो डेवलप करो, ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज करो। When patient or family member mistrust caregiver, they are more anxious because they are unable to feel safe and secure. जब तक पेशेंट और फैमिली का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा ना, वो जो है वो एंशियस फील करेंगे, वो एंजाइटी में रहेंगे, क्योंकि उनका अपनी आपके ऊपर उनका यकीन नहीं है, वो खुद को अनसेफ फील करेंगे, अनसिक्योर फील करेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड रिलेशनशिप जो है ना, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप जो है ये इम्पोर्टेंट है पेशेंट की रिकवरी के लिए, या पेशेंट को एक डिग्निफाइड डेथ की तरफ लेके जाने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक कॉन्फिडेंट केयरिंग एटीट्यूड जो है वो शो करना है, ठीक है, जिसमें टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हो। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंट हो, आप केयरिंग हो, ठीक है, और आपको कुछ आता ना हो। एक तो आप कॉन्फिडेंट हो, दूसरा आपका एटीट्यूड हो, केयरिंग हो, और आप में टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हो, आप टेक्निकली फुली कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। तब भी आप जो है आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है, और आप एक ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप जो है वो बनाओगे पेशेंट और फैमिली मेंबर के साथ। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। जब आप टाइम टू टाइम पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करते हो ना, उनका एंजाइटी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है आप पेशेंट आए आपके पास, 4-5 दिन आपके पास पेशेंट रहा, आपने उनके साथ बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं किया फैमिली के साथ, और 5 दिन बाद आप उन्हें अनाउंस करते हो कि पेशेंट की डेथ हो गई है, तो वो लोग तो आपका मुंह तोड़ देंगे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, वो रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने टाइम टू टाइम जो उन्हें इन्फॉर्म करना है पेशेंट की कंडीशन के बारे में। अगर इंप्रूव हो रही है तो आपने बताना है उन्हें कि इंप्रूव हो रही है, अगर नीचे आ रही है, ठीक है, पेशेंट कंडीशन जो है वो डिटोरिएट कर रही है, तो आपने टाइम टू टाइम उन्हें बताना है, रियल टाइमिंग में उन्हें सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है। ये उनका हक है कि उन्हें पता हो, ठीक है, कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, पेशेंट जो है वो कैसा जा रहा है, तो वो उस हिसाब से चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, ये उस हिसाब से चीज़ें जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। जब आप उन्हें टाइम टू टाइम बता रहे हो कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो नीचे आ रही है, तो अगर पेशेंट की डेथ होती है तो वो हंगामा नहीं करेंगे, दाना फास्ता, ठीक है, उन्हें वो रेडी होंगे इस चीज़ के लिए कि चलो ठीक है, 3-4 दिन से पेशेंट कंडीशन जो है वो ख़राब हो रही थी। और दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, आपने ऑनेस्टली उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करनी है। ये नहीं कि आप उन्हें जो झूठ मूठ के दिलासे दो कि नहीं पेशेंट बिल्कुल ठीक है, और नेक्स्ट घंटे में जो है वो आप अनाउंस करो कि पेशेंट की डेथ हो गई है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है उनके साथ। Next one is ensuring privacy. Ensuring privacy while sensitive and confidential information is being exchanged can markedly reduce the anxiety of a patient or family member.
आपने पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना है। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो बाकी लोगों के साथ जो है वो शेयर नहीं करनी। अगर वो कह रहा है कि किसी के साथ शेयर ना करें, तो आपने शेयर नहीं करना, ठीक है। तो उसका एंजाइटी लेवल जो है वो डिक्रीज रहेगा। अलाउिंग कंट्रोल, कंट्रोल ये है कि आप उसके ऊपर जो है वो उसे ये हक दो कि वो ऑटोनॉमस रहे, वो अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल करे, ठीक है। उसे उसमें एम्पावरिंग का सेंस होना चाहिए। जब उसमें एम्पावरिंग का सेंस होगा ना, जैसे आप कोई और पेशेंट के लिए कोई और जो है वो फैसले लेता है, तो पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में जाएगा। अगर वो अपने फैसले खुद ले रहा है ना, तो पेशेंट की जो है वो कंडीशन बेटर होगी और उसका एंजाइटी लेवल जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज हमने पढ़नी है, जो माइंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।